हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बैन बोल रहा होते इन लोगों ने अपने घर के बाहर चक्रव्यूह फॉर्मेशन लगा रखा है, जिसमें से अंदर से बाहर जाना तो पॉसिबल है, लेकिन बाहर से अंदर जाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल। अगर यहाँ पे मेरी जगह कोई और होता तो उसको ब्रेक नहीं कर पाता, पर क्योंकि मैं एक हेवनली मास्टर हूँ तो इसी वजह से मेरे पास में इसको ब्रेक करने का एक रास्ता है। फिर वो लोग घर के बाहर आकर झाड़ियों में आग लगा देते हैं। बैन बोल रहा होता है मुझे काफी देर से ना हल्का होने का मन कर रहा था, फाइनली अब मैं यहाँ पे हल्का हो सकता हूँ। वैसे लड़कियों प्लीज थोड़ी देर के लिए दूर चली जाओ, मेरा नन्हा हाथी ना बहुत ही शर्मीला, वो तुम लोग के सामने नहीं आने वाला। फिर जो हमारा बैन होता है वो फायर के ऊपर सुसु करते हुए अपना स्पेल कास्ट कर देता है। चिढ़ते हुए 17 बोल रही होती है कि तुम ये कर क्या रहे हो। बैन बोल रहा होता है इस फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए इसके अंदर एंटर करना बहुत ही मुश्किल है, किसी भी तरीके का हमला काम नहीं करने वाला। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे हवा के अंदर ना एविल एनर्जी क्रिएट कर दी है। ये बैरियर किसी भी चीज को रोक सकता है लेकिन हवा को नहीं रोक सकता। अब ये एविल एनर्जी ना अंदर जाएगी और जुई फैमिली वालों का दिमाग खराब करेगी। जितने भी लोग ग्रैंडमास्टर लेवल से नीचे के होंगे ना वो खुद को संभाल नहीं पाएंगे और फिर हमें अंदर जाना भी नहीं पड़ेगा, बल्कि वो लोग हमें ढूंढते हुए खुद बाहर आएंगे। बस पॉपकॉर्न की कमी होगी क्योंकि अभी हम लोगों को ना बहुत ही कमाल का शो दिखने वाला है। अंदर हम देखते हैं जुई फैमिली के बच्चों को जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। सेकंड अंकल जुई बाव बोल रहे होते हैं सभी लोग इस तरीके से ट्रेनिंग करो, हमारी फैमिली को पावरफुल लोगों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तभी गलती से एक डिसेबल अपने सामने वाले बंदे को मुक्का मार देता है। चिढ़ते वो बंदा बोल रहा होता है मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते हैं दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। सेकंड एल्डर जुईवा बोल रहे होता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, फाइट मत करो। फिर वो उन दोनों को टपली मारते हुए शांत कर देते हैं, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो सारे बच्चों को एविल एनर्जी ने करप्ट कर दिया होता है। सारे बंदे बोल रहे होते अब तो यहाँ पे तबाही होगी, हमारे सामने जो भी आएगा वो खाक में मिल जाएगा। ये बोलते वहाँ पे आपस में बहुत ही खतरनाक फाइट करते हैं और चाह के भी सेकंड अंकल जुईबा किसी को बचा नहीं पाते। हंसते हुए बैन बोल रहा होता है देखा ये टेक्निक काम कर गई ना। एविल एनर्जी ने जैसे इन लोगों के दिमाग के ऊपर असर करा ना, वो सारे डिसाइपल बिल्कुल ही बावले हो गए और उन लोगों ने इस पूरी जगह को ना अपने आप ही डिस्ट्रॉय कर दिया। क्योंकि ये एरे काफी ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से एविल एनर्जी को बाहर निकलने भी नहीं दे रहा। जब तक कि ये लोग एरे को ऊपर नहीं करेंगे ना एविल एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी और इनके बच्चे आपस में फाइट करते रहेंगे। किंचन बोल रही होती आप तो बहुत ही समझदार हो, आपने अपने दुश्मन की ताकत को सही कमजोरी में बदल दिया। 17 बोल रही होती है ज्यादातर जो हीरोज होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे होते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। ये एक हीरो होने के बाद भी ना बहुत ही बड़ा कमीना है, इसी वजह से कभी भी नहीं हारता। तभी हम देखते हैं जमीन को फाड़ते हुए सुप्रीम एल्डर बाहर आते हैं। सुप्रीम एल्डर बोल रहा होता है कौन इसने कि मेरे परिवार के ऊपर अटैक करने का हिम्मत करा। वहीं जुईबा बोल रहा होता है फाइनली सुप्रीम एल्डर बाहर आ चुके हैं, अब हमारे दुश्मन ना बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। सुप्रीम एल्डर बोल रहे होते इस एविल एनर्जी को बाहर निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे हमारे प्रोटेक्शन बैरियर को हटाना होगा। ये बोलते प्रोटेक्शन बैरियर को हटा देते हैं, जिसकी वजह से सारी की सारी एविल एनर्जी बाहर निकल जाती है। जुई बाव बोल रहा होता है सुप्रीम एल्डर मैं सेकंड एल्डर आपका वेलकम करता हूँ, साइक्लोजन से बाहर आके हमारी हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जुई बाव को थप्पड़ मारते हुए सुप्रीम एल्डर बोल रहे होते बेवकूफ कह के तुम्हें पता है क्या कि तुमने क्या किया, फैमिली हेड होने के बाद भी तुम सभी को बचाने में फेल हो गए। मैं अभी ब्रेक थ्रू करके मार्शल आर्ट बनने वाला था, पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे अपनी कल्टीवेशन से उठना पड़ा। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी वजह से मेरे सालों की मेहनत खराब हो गई। जुई बाव बोल रहा होते हैं प्लीज सुप्रीम एल्डर मेरे को इस चीज के लिए माफ कर दीजिए, मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। सुप्रीम एल्डर बोल रहे होते मैं भले सेक्लूजन में था लेकिन मेरे को फैमिली की ना सारी रिपोर्ट है, हमारी फैमिली के 3 ग्रैंड मास्टर्स हम पहले ही खो चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड मास्टर के नाम पे तुम ही बचे हो। जुई फैमिली की फाउंडेशन जो कि पहले काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी अब वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। सच कहे तो अब हम इतने बड़े भी नहीं है कि हम 4 बड़ी फैमिली करा सके और ये सब कुछ तुम्हारे लीडरशिप के अंडर में हुआ है। क्या तुम्हें खुद के ऊपर जरा से भी शर्म नहीं आती है क्या। सुप्रीम एल्डर बोल रहे होते हैं जा जाके पता करके आओ कि हमारे ऊपर किसने अटैक करा, मैं उस कमीने को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। जुई बाव बोल रहा होते हैं आप सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड वेट करो, मैं फटाफट से उसको लेके आता हूँ। तभी बैन बोल रहा होते हैं मेरे दोस्त तुम्हें हमारे चक्कर में ना इतनी मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम यहाँ पे खुद ही आ गए। सुप्रीम एल्डर बोल रहे होते हैं आखिर कौन हो तुम और यहाँ पे क्यों आए हो। बैन बोल रहा होते है क्या हुआ स्वागत नहीं करोगे हमारा, मैं हूँ बैन जीरो जिसने कि तुम्हारी फैमिली के 3 ग्रैंड मास्टर्स और 1 यंग मास्टर को मारा है और आज मैं यहाँ पे आया हूँ तुम लोगों को उखाड़ के फेंकने के लिए। चिल्लाते हुए जुईबा बोल रहा होता है सुप्रीम एल्डर यही वो कमीना है जिसने कि एल्डर ब्रदर, थर्ड ब्रदर और सेकंड ब्रदर को मारा है। जितना मुझे पता है ना ये बंदा एक मास्टर सेंट है और इसकी पावर्स ना कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे आपके ऊपर ना बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है कि आप इससे हार जाओगे और अगर आप हार गए तो हमारी जुई फैमिली को कौन बचाएगा। तभी जुई बाव को मारते हुए सुप्रीम एल्डर बोल रहे होते तुम कितने बड़े डरपोक हो, तुम यहाँ पे दुश्मन के सामने अपनी फैमिली की बुराई कर रहे हो। बैन बोल रहा होता है तुम इन लोगों के सुप्रीम एल्डर हो, मैंने तुम्हारे बारे में ना बहुत कुछ सुन रखा है, तुम्हें देख के पता चल रहा है कि तुम सेंट इलम के पीक पे हो, लेकिन अगर तुम इनके आखिरी टर्म कार्ड हो ना
तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरे लिए बिल्कुल भी काफी नहीं। घबराते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, क्या हमारे सुप्रीम एल्डर भी इस बंदे के लिए काफी नहीं? इसका मतलब पक्का से आज हमारी कब्र खोद के जाएगा। वहीं सुप्रीम एल्डर बोल रहे होते हैं, तुम्हें क्या लगता है हमारी जुई फैमिली इतनी बड़ी बने कैसे? अगर हमारे पास में ट्रम्प कार्ड नहीं होता ना तो हम टॉप 4 फैमिली में से एक होते कैसे? मैं ये बात मानता हूँ कि मार्शल आर्ट के मामले में ना तुम मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल हो, पर मेरे पास कुछ ऐसा जिसका तो तुम्हारे पास भी नहीं। ये है हमारी फैमिली का ट्रम्प कार्ड। इसका पूरा नाम है अपना काम बनता भाड़ में जय जनता, और सभी लोग इसे कहते हैं द हेवनली बेल। बोलना तो मैं हिंदी में चाहता था, लेकिन कुछ जो की वर्ड मैं बोल नहीं सकता। फिर वो जैसे ही वहाँ पे बेल बजाते तो जमीन के अंदर से कुछ गड़े हुए मुर्दे उखड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते ये तो हमारी फैमिली के ब्लैक एंड व्हाइट एंसेस्टर्स है। वही बैन बोल रहा होता है, इस बंदे के पास में एक टॉप ग्रेड का कॉप्स कंट्रोल बेल है और ये इसका यूज करते हुए ना बहुत ही पावरफुल कॉप्स को कंट्रोल कर सकता है। दिक्कत की बात तो ये है कि इसने यहाँ पे जिन 2 कॉप्स को बुलाया है ना वो दोनों ही मास्टर लॉर्ड लेवल के पीक पे है। सुप्रीम एल्डर बोल रहा होता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये दोनों ही मार्शल लॉर्ड है। आज से 700 साल पहले हमारे फैमिली के पैट्रियार्क रह चुके हैं और इन्हीं के टाइम पे ना जुई फैमिली वालों ने ये मुकाम हासिल करी थी। मरने से पहले इन लोगों ने खुद के कॉप्स को मार्शल कॉप्स बना दिया, जिसकी वजह से जब भी जुई फैमिली को जरूरत पड़ेगी ना उनकी हेल्प करने के लिए ये लोग आ सकते हैं। तो लड़के यहाँ पे तुम्हारा मुकाबला मैं नहीं बल्कि 2 मार्शल लॉर्ड्स है। बैन बोल रहा होते है, किंचन यहाँ से दूर चली जाओ क्योंकि अब ये मैटर ना काफी सीरियस हो चुका है। अपना पेन निकालते हुए बैन बोल रहा होता है, जब मैं पूरा करने पे आता हूँ ना तो मैं बीच में नहीं रुकता, इसी वजह से आज ये फाइट में खत्म करके ही जाऊंगा। सुप्रीम एल्डर बोल रहे होते हैं, फाइट का तो पता नहीं लेकिन मैं तुम्हें पक्का से खत्म करूंगा। बैन बोल रहा होते हैं, ओल्ड मैन औकात में रहकर सबने देखना चाहिए। तुम्हारी जुई फैमिली कितना ही ट्राई क्यों ना करे लेकिन वो मुझे खत्म नहीं कर सकती। ये बोलते अपने ड्रैगन को अटैक करने के लिए आगे भेजता है, लेकिन तभी जो एंसेस्टर ब्लैक होते हैं उसके ड्रैगन को मुंह से पकड़ लेते हैं। बैन बोल रहा होते तो मेरे ड्रैगन को नूडल समझ के खा गए। लगता है कि फाइट के अंदर ना मेरे को थोड़ा सा और केयरफुल रहना होगा। तभी अटैक करते हुए एंसेस्टर उसे काफी ज्यादा घायल कर देते हैं। बैन बोल रहा होते तुम लोग एक करके क्यों अटैक कर रहे हो, तुम दोनों साथ में अटैक करो ना। तभी व्हाइट एंसेस्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और बैन भी फाइट करने के लिए अपने व्हाइट टाइगर को आगे भेज देता है। बैन बोल रहा होता है, व्हाइट टाइगर तुम यहाँ पे एक को संभालो, बाकियों को मैं संभालता हूँ। ये बोलते हुए एंसेस्टर ब्लैक के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर उनके सामने बैन की स्वॉर्ड कुछ भी नहीं कर पाती। बैन बोल रहा होता है, आखिर ये बंदे कितने पावरफुल है, मैं यहाँ पे चाह के बिना को घायल नहीं कर पा रहा। तभी एंसेस्टर ब्लैक पंच बनाते हुए बैन को मुक्का मार देते हैं। वहीं बैन बोल रहा होता है, व्हाइट टाइगर मेरी हेल्प करो। तब तक एंसेस्टर व्हाइट उसके टाइगर को भी फाड़ देते हैं। हंसते हुए सुप्रीम एल्डर बोल रहा होता है, ये देख के ना बड़ा ही मजा आ रहा है, तुम यहाँ पे इतनी लंबी लंबी फेंक रहे थे और हमारे एंसेस्टर के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे। तभी हमारा बैन बोल रहा होता है, मैंने थोड़ी सी एक्टिंग क्या करी तुम्हें फुदकने लग गए और तुमने अपने आसपास के सराउंडिंग के ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया। तभी जमीन के अंदर से 17 अटैक करती है, जिसकी वजह से सुप्रीम एल्डर के हाथों से वो बेल छूट जाती है और 17 उस बेल को किक मारते हुए किंचन की तरफ फेंक देती है। किंचन बोल रही होती है, सुप्रीम एल्डर तुम्हारा गेम पे खत्म होता है। ये बोलते हुए दोनों एंसेस्टर्स को बेहोश कर देती है। बैन बोल रहा होता है, बिना इस बेल के तुम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, अब क्या करोगे सुप्रीम एल्डर, अब तो तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं बचा। सुप्रीम एल्डर बोल रहा होता है, तुम ना एक बहुत ही बड़े कमीने हो, मेरे को लगा था कि तुम तो एक फेयर फाइट करोगे लेकिन तुमने यहाँ पे चीटिंग कर दी। बैन बोल रहा होता है, जब मैं यहाँ पे 2 एंसेस्टर से पिट रहा था तब तो तुम्हें बहुत ही मजा आ रहा था, तब तो तुमने एक बार भी फेयर फाइट के बारे में बात ही नहीं करी और जब मैं तुम्हारे साथ में ट्रिक खेला तब तुम्हें गुस्सा आ रहा है। सच कहो तो तुमने मुझे ट्रिक्स का यूज करने के लिए मजबूर किया है, अब बस मुझे यहाँ पे आगे बढ़ते हुए तुम्हें खत्म करना है। उसके बाद में पूरी की पूरी जुई फैमिली अपने आप ही घुटनों पे आ जाएगी। आगे बढ़ते हुए जुई बाव बोल रहा होता है, तुम मेरे सुप्रीम एल्डर को हाथ नहीं लगा सकते, एल्डर मैं इन लोगों को रोक के रखता हूँ, तब तक के लिए आप यहाँ से निकल जाइए। मैं ना इतना भी टैलेंटेड नहीं हूँ, अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा ना तो भी आप फैमिली को बचा लोगे, लेकिन अगर आपको कुछ भी हो गया ना तो जुई फैमिली पक्का से नहीं बचेगी। बैन बोल रहा होता है, तुम्हारी जुई फैमिली के अंदर अभी तक जितने भी बंदे थे ना वो सारे के सारे ही बहुत ही बड़े कमीने थे, बस ये जुई बाव बंदा है ना ये मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। मुश्किल के टाइम पे भी ना ये बंदा अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है, खुद के बारे में नहीं सोच रहा। 17 बोल रही होती है, तुम अभी तो इन लोगों को खत्म करने ही वाले हो, तो फिर इन लोगों की झूठी तारीफ करके क्या ही फायदा। सुप्रीम एल्डर बोल रहे होते हैं, सेकंड साथ तो सच में बहुत ही कमाल के हो, तुमने हमारी फैमिली का नाम रोशन करा है, पर अफसोस की बात तो ये है कि तुम्हारी जिंदगी में किसी भी काम की नहीं, बल्कि तुम्हारी मौत मेरे बहुत ही काम आएगी। ये बोलते हुए खुद ही उन्हें खत्म कर देते हैं। शॉक्ड होते हुए बैन बोल रहा होता है, तुम पागल हो क्या, वो तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा था और तुमने खुद ही उसको मार डाला, तुम तो उसके बाप हो ना कि तुम इसके साथ में ऐसे कैसे कर सकते हो। सुप्रीम एल्डर बोल रहे होते, वैसे भी तो वो सब कुछ मुझे बचाने के लिए ही करा था ना, मुझे पता है कि मैं कैसे बच सकता हूँ, इसी वजह से मुझे उसको मारना पड़ा। जैसे ही वो बाव का ब्लड एंसेस्टर के ऊपर डालते हैं तो फटाफट जाग जाता है। बैन बोल रहा होता है, तो फिर तुमने यहाँ पे ब्लड सैक्रिफाइस का यूज किया है ताकि तुम इनको जगा सको।
कहना पड़ेगा तुमसे घटिया इंसान मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। जुई फैमिली वालों को खत्म करके मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। लेकिन तभी जो एंसेस्टर ब्लैक होते हैं वो आगे बढ़ते हुए बैन को काफी ज्यादा घायल कर देते हैं। चिल्लाते हुए किंचेंग बोल रही होती है, बताइए बहन आप ठीक तो हो ना? बैन बोल रहा होते है, घबराओ मत, मैं मरा नहीं हूँ, सक जानू इतना इजिली नहीं मरूंगा। ये बोलते हुए एंसेस्टर ब्लैक का एक हाथ अलग कर देता है और अपने सीलिंग टेक्निक का यूज करते हुए एंसेस्टर ब्लैक को पूरी तरीके से सील कर देता है। बैन बोल रहा होता है, मैं इतना तो पावरफुल हूँ कि मैं एक मसल लॉर्ड को ना काफी इजिली संभाल सकूं। मैं तुम्हारे मसल लॉर्ड को हरा दिया, अब बताओ कि तुम क्या करोगे? साथ ही बैन सोच रहा होता है, इसको सील करने के चक्कर में मैंने अपनी 70% एनर्जी गवा दी, मुझे अपनी बची कुछ एनर्जी के अंदर इन्हें हराना होगा। सुप्रीम एल्डर बोल रहा होता है, लगता है कि अब मेरे पास में कोई भी चारा नहीं बचा। एंसेस्टर ब्लैक तो हार गए, अब मुझे एंसेस्टर व्हाइट को जगाना होगा। अपनी जुई फैमिली को बचाने के लिए अगर मुझे मरना भी पड़े ना तो भी मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, मैं हंसते हंसते ये काम कर दूंगा। बैन बोल रहा होते तो एक नंबर का सनकी निकला, अपने एंसेस्टर को जगाने के लिए खुद की जान लेने वाला है। तभी आगे बढ़ते हुए विजल सुप्रीम एल्डर को मुक्का मार देती है, जिसकी वजह से वो खुद को मार नहीं पाता। बैन बोल रहा होते, मैं तो भूल ही गया था कि मैंने विजल को वक्त पे हेल्प करने के लिए बोला था। तुमने कमाल कर दिया विजल, तुम बिल्कुल सही टाइम पे सामने आई हो। साथ ही बैन सोच रहा होते विजल ने अपने आप इनर फाइटिंग स्किल को डेवलप कर लिया। सच कहो तो अगर इसे ट्रेन किया जाए ना तो ये काफी इजीली मार्शल आर्ट लेवल तक पहुंच सकती है। बैन बोल रहा होते सुप्रीम एल्डर तुम हार चुके हो, अपना घमंड छोड़ दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करो, यहाँ से निकलते बनो, अपनी जुई फैमिली के साथ में एक नई लाइफ को स्टार्ट करो। और हाँ, इस बार ना कोई बुरे काम मत करना। रोते हुए सिस्टर जुई बोल रहे होते, हमारे बुरे काम हमारे ऊपर बहुत ही भारी पड़ गए और आखिर में हेवंस ने हमें डिस्ट्रॉय कर ही दिया। ये बोलते अपने मसल आर्ट को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। सुप्रीम एल्डर बोल रहे होते हैं, सिस्टर्स मुझे माफ कर दीजिए, आप लोगों की दी हुई विरासत को मैं संभाल नहीं पाया। बैन बोल रहा होते हैं, जुई फैमिली के बाकी सभी लोगों तुम जा सकते हो, मुझे यहाँ पे मासूम लोगों को मारने का कोई भी शौक नहीं हो रखा। मैं यहाँ पे उस जुई फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था जो ये गलत काम कर रही थी। कंपनसेशन के तौर पे मैंने तुम्हारे सारे रिसोर्सेज जो तुम्हारा मेंशन ले लिया है, तुम्हारी जिंदगी की मेरे को कोई भी जरूरत नहीं, जाओ जाके एक नई लाइफ को स्टार्ट करो। सारे बंदे बोल रहे होते आपका शुक्रिया मिस्टर बैन, अब हम ध्यान रखेंगे कि हमारी जुई फैमिली ना कभी भी कोई गलत रास्ते पे ना जाए। ये बोलते हो सभी लोग वहाँ चले जाते हैं। किंचेंग बोल रही होती है, बदल बिना तो बहुत ही कमाल के हो, आज की फाइट के अंदर आपने कितने सारे बंदों को एक साथ में हराया, मुझे कभी नहीं लगा था कि ये ग्रैंड मास्टर ना मार्शल आर्ट को हरा सकता है, पर आपने तो ये भी करके दिखा दिया। तभी जो हमारा बैन होता है वो बेहोश होकर गिरने लगता है। किंचेंग बोल रही होती है, बदल बिना आप ठीक तो हो ना? बैन बोल रहा होता है, मैंने एक साथ में 2 मार्शल आर्ट से फाइट करी, इस चक्कर में मेरी एनर्जी ना काफी कम हो चुकी है, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ कर रहा था ताकि ये सुप्रीम एल्डर ना हार मान ले और खुद की मसल आर्ट को डिस्ट्रॉय कर दे। अगर ये फाइट करने के लिए आगे बढ़ा होता ना तो मैं इसे फाइट नहीं कर पाता। वो तो मेरी एक्टिंग इतनी कमाल की थी कि इसने हम लोग को बचा लिया। आगे जो किंचेंग होती है वो हमारे बैन को लेके अंदर आ गई होती है। बैन बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया किंचेंग, अब जबकि जुई फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी है तुम्हें इस मास्क की ना कोई भी जरूरत नहीं। शर्माते हुए किंचेंग बोल रही होती है, हाँ मैं इसको हटाना भूल गई थी। बैन बोल रहा होता है, जियाओडी आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, अगर अपने दूसरे एंसेस्टर को जगाने में वो कामयाब हो गया होता ना तो हमारा यहाँ पे बचने का कोई चांस ही नहीं होता। जियाओडी बोल रही होती है, हाँ मुझे पता है कि मैं बहुत ही कमाल की हूँ। 17 बताती है कि अंदर बहुत ढूंढने के बाद मेरे को एक संदूक मिला है और पता है इसके अंदर ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन्स है। बैन बोल रहा होता है, इन लोगों के पास में इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स कैसे हो सकते हैं? सच कहो तो स्पिरिचुअल स्टोन्स ना बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, पूरा ब्लैक मार्केट छाने के बावजूद भी तुम इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स को हासिल नहीं कर सकते, तो ऐसे में जुई फैमिली है वो इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स लाई कहाँ से? तभी किंचेंग बताती है कि इन लोगों को तो ये बेली फैमिली ने दिया है। बैन बोल रहा होता है, क्या बेली फैमिली? लेकिन मैंने तो कभी इन लोगों के बारे में सुना भी नहीं है। किंचेंग बोल रही होती है, हाँ जो कैपिटल से नहीं है ना वो कैपिटल के बारे में नहीं जानते, भले ही बाहर से दिखाने में टॉप 4 फैमिली जुई फैमिली और हमारी फैमिली हो, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। 3 सबसे बड़ी फैमिली है हुआंगफू, डोंगफू और बेली फैमिली, ये तीनों के तीनों ना हिडन मार्शल आर्ट फैमिली है जिनके बारे में आम लोगों को भनक तक नहीं है। हमारे एंसेस्टर बोलते हैं ना कि भले तुम एक बार के लिए किसी पंगा ले लो तुम बच सकते हो, लेकिन हिडन फैमिली से पंगा लेके तुम बच नहीं सकते। उनके एक एक बंदे इतने पावरफुल होते हैं कि पूरे के पूरे कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर दे। बेली फैमिली को हम इसी वजह से जानते हैं क्योंकि वो हम लोगों से रिसोर्सेज खरीदते हैं और वो हमेशा पेमेंट के तौर पर स्पिरिचुअल स्टोन्स देते हैं। डोंगफेंग और हुआंगफू फैमिली का भी ना सेम ही सीन है। बैन बोल रहा होता है, इसका मतलब इन हिडन फैमिली के पास में ना पक्का से कोई स्पिरिचुअल वैन है, इसी वजह से पेमेंट के तौर पर स्पिरिचुअल स्टोन का यूज कर रहे हैं। किंचेंग बोल रही होती है, बदल वैन देख के लग रहा है कि आप हिडन फैमिलीज में ना काफी इंटरेस्टेड हो। 2 दिन बाद में एक पार्टी इसके अंदर मेरा भाई भी जा रहा है, वहाँ पे कैपिटल जितने भी यंग मास्टर्स है ना सारे के सारे आएंगे, हो सकता है कि हमें कोई हिडन फैमिली का भी दिख जाए। बैन बोल रहा होता है, वहाँ जाने से पहले मैं अपनी एनर्जी को रिकवर करना चाहूंगा, साथ ही इस घर के ऊपर जो फॉर्मेशन लगी हुई थी ना उसे भी वापस रीस्टार्ट करूंगा ताकि कैपिटल के अंदर इस जगह को ना अपने बेस के तौर पे यूज कर सके।
आगे हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाता है। वेट्रेस बोल रही होती है नंबर 1 होटल के अंदर आपका स्वागत है। बैन बोल रहा होता है सच में जगह इतनी खूबसूरत है कि नंबर 1 होने के लायक है। किंचन बोलती है कि हमारे कैपिटल का ना नंबर 1 होटल नहीं है, इसका सिर्फ नाम नंबर 1 होटल है। जैसे ही वो अंदर आते हैं तो वो देखते हैं एक लड़की को जो कि बोल रही होती है आज मैं आप लोगों के लिए ना सू फैमिली की तरफ से म्यूजिक प्ले करूंगी। खुश होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते सच में सू फैमिली की जो एल्डर डॉटर है वो कितनी कमाल की है ना, वो इतनी खूबसूरत है कि उसको पाने के सपने हम सपने में भी नहीं देख सकते। तभी सू फैमिली की डॉटर बोलती है ठीक है फिर मैं म्यूजिक को स्टार्ट करती हूँ। वही बैन सोच रहा होता है इस लड़की का जो कंपोजर है ना वो बहुत ही शांत है, इतनी कम एज में इतना शांत माइंड ना कल्टीवेशन के लिए बहुत ही कमाल का है। फिर जो सू फैमिली की डॉटर होती है म्यूजिक को बजाना स्टार्ट कर देती है। खुश होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते क्या कमाल का म्यूजिक है। बहुत ही कम ऐसे सिंगर्स होते हैं जो कि अपने गाने से ना दर्द फील करवा पाते हैं। हेवनली मास्टर अरिजीत सिंह के बाद में ना ये सेकंड सबसे बेस्ट सिंगर है। बैन भी बोल रहा होता है हाँ इसका म्यूजिक ना बहुत ही कमाल का है और ये सभी को इसी वजह से पसंद आ रहा है क्योंकि इसके अंदर ना बहुत ही हैवी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर रही है। इतनी कम एज में स्पिरिचुअल म्यूजिक को क्रिएट करना ये कोई आम बात नहीं। जियाउडी बोल रही होती है मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको सुनने के बाद मेरी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ रही है। वही बैन सोच रहा होता है अंकल ने बहुत कि तुम्हें कभी भी कोई ऐसा इंसान मिले जिसकी म्यूजिक के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी होना तो समझ लेना कि वो हिडन सेक्ट से बिलोंग करता है। ये जो सू फैमिली की सूजी है ना मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये किसी न किसी हिडन सेक्ट से बिलोंग करती है। आम लोग इतने कमाल के नहीं होते। तभी सूजी बोलती है मेरे म्यूजिक को इतना प्यार देने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। सारे लोग बोल रहे होते तुमने कमाल कर दिया सूजी। बैन भी बोल रहा होते काफी अच्छा था। जियाउडी तुम्हें पसंद आया ना, लेकिन जब वो साइड में देखता है तो वहाँ पे जियाउडी नहीं होती। बैन बोल रहा होता है ये कहाँ चली गई। तब तक उसे पीछे से जियाउडी चलाने की आ जाती है। पीछे हम देखते हैं कि यंग मास्टर को जो कि जियाउडी को बहुत ही पसंद कर रहे होते हैं। यंग मास्टर बोल रहे होते तुम्हारे जो ये पूज है ये असली है क्या, मेरे को नहीं लगा था कि इस पार्टी के अंदर कोई कॉस्प्ले आर्टिस्ट भी आया है। हम देखते हैं ये बंदा होता है यूई फैमिली का यंग मास्टर यूटाओ। यूटाओ बोल रहा होता है एक सेकंड रुको ये पूछना नकली नहीं है, लगता है कि कोई डीमन ट्रांसफॉर्म होके यहाँ पे आया है। आम इंसान से मैं काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ, फाइनली मेरे को कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग मिल गया। रोते हुए जियाउडी बोल रही होती है बदर मेरे को बचा लीजिए। वही हंसते हुए सारे बंदे बोल रहे होते एक फीमेल डीमन हम लोगों ने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। हमें लगा था कि ये तो बहुत ही डेंजरस होती होंगी लेकिन ये तो बहुत ही क्यूट है। यंग मास्टर यूटाओ इसको हमारे साथ में शेयर करिएगा। वहीं आगे बढ़ते हुए फैंग किंचेंग का भाई बोल रहा होता है यूटाओ आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इतनी बड़ी फैमिली के यंग मास्टर होकर इतनी नीच हरकत कर रहे हो, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से बाकी सारी बड़ी फैमिली के ऊपर हमारा क्या असर पड़ेगा। यूटाओ बोल रहा होता है यंग मास्टर फैंग आखिर तुम्हें क्यों चौधरी बन रहे हो, अगर तुम्हें भी ये चाहिए तो मुंह खोल के बोलो ना, मैं तुम्हारे साथ में इसको शेयर कर लूंगा। ये जो महानता का ढोंग है ना इसको मेरे सामने मत करो। फैंग हुआ बोल रहा होता है जब भी शहर में घटे लोगों की बात होती है ना तो उसमें सबसे पहले तुम्हारा नाम इन्हीं रीजंस की वजह से आता है। यूटाओ बोल रहा होता है देखो अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी किया ना तो हम ये मान ले कि फैंग फैमिली यूई फैमिली से पंगा ले रही है, और अगर एक अनजान लड़की की वजह से तुम से पंगा लोगे ना तो तुम्हारी खुद की फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। बैन बोल रहा होता है मुझे जिंदगी में 3 चीजें ना बिल्कुल भी नहीं पसंद। पहला जब लोग मेरे को जीरो समझते हैं, दूसरा लोगों को मेरे को हल्के में लेना, और तीसरा तुम्हें से यंग मास्टर का फालतू हरकतें करना। 3 तक गिनूंगा जियाउडी को छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ उसके अगले पल में क्या होगा तुम सो भी सकते। यूटाओ बोल रहा होता है आखिर तू है कौन जिससे कि मैं डरूं, मैंने तुझे आज से पहले कैपिटल में कभी नहीं देखा और शायद तू मेरे बारे में नहीं जानता इसी वजह तू बीच में बोलने की हिम्मत कर रहा है। फैंग हुआ सोच रहा होता है ये लड़का मेरे सिस्टर के पास खड़ा है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये बंदा वही इसके बारे में सिस्टर ने मेरे को बताया था। यूटाओ बोल रहा होते 3 तक गिनने तक क्या, तू मेरा इस जिंदगी में ना कुछ नहीं उखाड़ सकता। तभी हमारा बैन 3 तक गिनने के बाद में उसकी तरफ नाइफ फेंक देता है और यूटाओ का काम वहीं पे खत्म हो जाता है। ये देख के शहर के हर एक यंग मास्टर की फटके चार हो गई होती है। जियाउडी बोल रही होती है बदर मेरे को माफ कर दीजिए, बिना आपसे पूछे मेरे को दूर नहीं आना चाहिए था। बैन बोल रहा होता है तुम ना बिल्कुल भी परेशान मत हो, हमारे ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तभी जो यू फैमिली का सेकंड सन होता है वहाँ पे आ जाता है। यूई कियान बोल रहा होता है बदर आखिर आपके साथ में ये क्या हुआ, प्लीज उठ जाइए आप ऐसे नहीं मर सकते। साथ ही यूई कियान सोच रहा होता है फाइनली मेरा सारा कांटा हट गया, अब फैमिली का नेक्स्ट हेड ना पक्का से मैं ही बनूंगा। वैसे मैं यहाँ पे सभी के सामने हंस नहीं सकता वरना सभी को लगेगा कि ये सब कुछ मैंने करवाया है। अब बस मुझे यहाँ पे एक अच्छा भाई बनने की एक्टिंग करनी है और फ्यूचर के मेरे सारे रास्ते एकदम क्लियर हो जाएंगे। यू कियान बोल रहा होता है आज मैं अपने भाई का बदला लेके रहूंगा, लेकिन सबसे पहले आज मैं इस कुत्ते को मारूंगा जिसकी वजह से मेरा भाई गया है। बैन बोल रहा होता है मैं तेरे भाई को ना एक मौका दिया था लेकिन उस बेवकूफ ने उस एक मौके की कदर नहीं करी, अब मैं तेरे भाई की तरह ही ना तुझे भी एक फिर से मौका दे रहा हूँ, लेकिन तू फिर भी यहाँ पे यही प्रूव करने में लगा हुआ है कि तेरी यूई फैमिली के अंदर ना सारे के सारे ही बेवकूफ है। आगे बढ़ते हुए यूई कियान बोल रहा होता है मैं यूई फैमिली का यंग मास्टर हूँ, हमें बचपन से सिखाया गया है कि फालतू में किसी को उंगली नहीं करना और अगर कोई करे तो उसे छोड़ना मत।
तभी उसके सर के ऊपर उंगली रखते हुए बैन बोल रहा होता है, आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये लास्ट मौका है, अगर तू अभी भी रुक जाएगा ना तो मैं तेरे को भीख के तौर पे तेरी जिंदगी दे दूंगा। देख, तेरी यूई फैमिली के बंदे ने मुझसे पंगा लिया और मेरे को मारना चाहा और उसे कर्मों की सजा मिल भी गई। यहाँ पे पूरी फाइट को हम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। अब बता खत्म करेगा कि नहीं। यूई कियान बोल रहा होता है कि तेरे अंदर हिम्मत है तो मेरे को हाथ लगा के दिखा दे। कैपिटल के अंदर किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हम लोग को हाथ लगा दे। अगर यूई फैमिली का एडर यहाँ पे होता ना तो तू इतना बोल नहीं रहा होता। तभी बैन उसे एक झटका देते हुए उसे वहीं पे खत्म कर देता है। बैन बोल रहा होता है, तुम्हारी यूई फैमिली ना गधों से भरी हुई है, अपनी गधा सेना से बोल देना कि मेरे पीछे लग जाए, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वही बैन की पावर को देखते हुए सब लोग एकदम शॉक हो गए होते हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये कौन है इसने कि यूई फैमिली के 2 यंग मास्टर्स को इतनी इजीली मार दिया और उसके बावजूद भी कॉन्फिडेंटली यहीं पे खड़ा है। सारे बंदे बोल रहे होते हमारे आंखों के सामने यूई फैमिली के यंग मास्टर्स मारे गए हैं। अगर हमने इस बंदे को यहाँ पे रोक के नहीं रखा ना तो पक्का से यूई फैमिली वाले हमें मरवा देंगे और अगर हमने इसको पकड़ लिया तो इसके बदले में हम लोग को बहुत सारा रिवॉर्ड देंगे। तभी बैन अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोल रहा होता है, यूई फैमिली के बंदों की तरह ना तुम्हें भी बेवकूफी मत करो, उनके चक्कर में फालतू में तुम भी मारे जाओगे। घबराते हुए सारे बंदे बोल रहे होते, इस बंदे की एनर्जी कितनी खतरनाक है, इसने सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी को रिलीज करा और हम लोग का दिल धड़कना बंद हो गया। हम भी अपनी औकात भूल गए थे। जिसने की यूई फैमिली के यंग मास्टर को गजब मूल्य की तरह काटा है उसके सामने हम क्या ही चीज है। तभी वहाँ पे अनाउंस होता है कि सभी लोग साइड हटो, सू फैमिली के हेड आ रहे हैं। फैमिली हेड बोल रहे होते हैं, मास्टर सू ये हमारा रेस्टोरेंट है, अगर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ नहीं किया तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सू युवान भी बोल रहे होते हैं, हाँ यूई फैमिली के 2 यंग मास्टर्स ना हमारे रेस्टोरेंट के अंदर मारे गए हैं, अगर हम लोगों ने सब कुछ ठीक नहीं किया तो कैपिटल के अंदर बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फैमिली हेड बोल रहे होते, डैड वो जो लड़का है ना सामने उसी ने सब कुछ किया है। शॉक्ड होते हुए सू युवान बोल रहे होते हैं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। बैन बोल रहा होते, ओल्ड मैन क्या आप मेरे को जानते हो क्या। सू युवान बोल रहे होते, हमारी सू फैमिली ना बहुत ज्यादा पावरफुल है लेकिन हम इतने पावरफुल नहीं है कि एक मार्शल सैंड से फाइट कर ले। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते, सू फैमिली के हेड और उनके डैड ना दोनों ही ग्रैंड मास्टर्स है, उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पे इस बंदे के सामने इतना हम्बली बिहेव कर रहे हैं। और तुमने सुना कि ये बंदा जो कि मुश्किल से हमारी एज का होगा उसको उन्होंने मार्शल सैंड बोला। सू युवान सोच रहे होते, 2 दिन पहले हमारे कैपिटल के अंदर एक मास्टर आया है जिसने की ज़ोई फैमिली को एक रात में खत्म कर दिया। हमारे स्पाइस ने बताया कि जिस बंदे ने ये काम किया है ना वो जियानबे शहर का बेंजीरो है और मेरे हिसाब से जो बंदा मेरे सामने खड़ा है वो और कोई नहीं बल्कि बेंजीरो है जो ज़ोई फैमिली को खत्म कर सकता है। उसके लिए एक और बड़ी फैमिली को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं। झुकते हुए सू युवान बोल रहे होते, मार्शल सैंड आपने कैपिटल में आने के बाद में ज़ोई फैमिली को डिस्ट्रॉय करा, ये करके आपने हमारे कैपिटल को ना एक बहुत ही घटिया फैमिली से बचाया है। वो लोग बहुत ही बुरे थे और बहुत ही घटिया काम किया करते थे। और रही बात आपको जानने की तो जो बंदा हिस्ट्री का यंगेस्ट मार्शल सैंड है उसको हम कैसे नहीं जानेंगे। बैन बोल रहा होते, ओल्ड मैन एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम ना बहुत ही समझदार हो। सच कहो तो ज़ोई फैमिली वालों को खत्म करने का ना मेरे पास में कोई बड़ा रीजन नहीं था, मैंने किसी कहने पे उन्हें खत्म नहीं किया, उनको खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था, मेरे को ज़ोई फैमिली के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ गया था। जो गलती ज़ोई फैमिली वालों ने कही थी वही सेम गलती यूई फैमिली वाले भी दोहरा रहे थे। मैंने इन दोनों यंग मास्टर को मौका दिया था रुकने का और अपनी गलती को सुधारने का, लेकिन उन दोनों ने ना उस मौके की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करी। और अगर सच कहूँ तो अपने लोगों को बचाने के लिए तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, तो इन लोगों को मारना तो कोई बड़ी बात नहीं। अब मुझे यहाँ पे क्लियरली बताओ कि कौन मेरे साइड और कौन मेरे खिलाफ। अगर यहाँ पे किसी को भी मुझसे फाइट करनी है तो फटाफट से आ जाओ, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, और अगर फाइट नहीं करनी तो चुपचाप साइड में खड़े रहो। तभी हाथ खड़ा करते हुए एक बंदा बोल रहा होता है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि आंख बंद करके सब कुछ देखता रहूं। मास्टर बेंजीरो, आपने उन दोनों यंग मास्टर्स को मार के ना बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं आपके साथ में पूरी तरीके से हूँ। बाकी सारे बंदे ये बोल रहे होते हैं, हाँ मार्शल सैंड हमें भी आपके एक्शन से ना कोई भी दिक्कत नहीं। बैन बोल रहा होता है, अगर तुम लोगों से यूई फैमिली कुछ भी पूछे ना तो उनके सामने सबको एक्सप्लेन कर देना, और अगर फिर भी उनके यंग मास्टर्स की तरह उन लोगों की बुद्धि शांत ना होना तो उन लोगों को मेरे पास में भेज देना, उन लोगों को शांत करने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। फैंग हुओ बोल रहा होता है, तो फिर आप ही हो मेरे बदल लो। सिस्टर, आपने बहुत ही कमाल का बदल लो चुना है। शर्माते हुए किनचैंग बोल रही होती है, फैंग हुओ फालतू बातें मत करो। ब्रदर बैन, आप इसकी बातों को ना बिल्कुल भी दिल में मत लेना, ये तो ऐसे ही फालतू बकवास करता रहता है। फैंग हुओ बोल रहा होता है, सिस्टर प्लीज बोल दो कि ये मेरे बदल लो है, इस लाइफ में मैं बदल लो के तौर पे किसी और को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। बैन बोल रहा होता है, अगर फ्यूचर में ये फैंग फैमिली को संभालने वाला है ना तो तुम लोगों का फ्यूचर तो बहुत ही खतरे में है। वैसे जियाओडी 17 कहाँ पे है, वो मुझे दिख नहीं रही। जियाओडी बोल रही होती, अभी यहाँ पे इतना कुछ हुआ था कि मैं तो उसको नोटिस ही नहीं कर पाई कि आखिर वो है कहाँ पे। जब बैन 17 को कॉल करने का ट्राई करता है तो उसका फोन अनरीचेबल बताता है। बैन बोल रहा होता है, 17 एक बहुत ही जिम्मेदार इंसान है, अगर उसे कहीं जाना भी होता ना तो वो पक्का से हम लोग को इन्फॉर्म करके जाते, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है।
सू फैमिली वालों फटाफट से मेरे को सीसीटीवी रूम में लेके चलो। आगे जो मिस सू होती है वो बेन को सीसीटीवी रूम में लेके आ गई होती है। सूजी सोच रही होती है वैसे अगर सच कहूँ तो मुझे आज तक ना कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने की मेरी ब्यूटी की तारीफ ना करी हो। सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने कंट्री की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत लड़कियों में कंसिडर किया जाता है। उसके बावजूद मैं इस बंदे को यहाँ तक लेके आई और इसने मेरे को पलट के भी नहीं देखा। सच में ये बंदा ना बाकियों के मुकाबले बहुत ही अलग है। तभी हमारा बेन बोलता है मेरे को सारी फुटेज देखनी है और हाँ उसकी स्पीड ना 20x कर देना। सामने वाला बंदा बोल रहा होते क्या सर सुबह सुबह मजाक करने के लिए मैं मिला था क्या? पूरे होटल के अंदर ना दर्जनों कैमरास है तो आपको समझ में नहीं आया क्या क्या पे चल क्या रहा है। सिर्फ और सिर्फ सुपरमैन ही है जो कि सारी फुटेज को ना 20x स्पीड में एक बार में देख सकता है और आप तो इतने दुबले पतले से हो, आप कहाँ से सुपरमैन होगे? तभी सूजी बोलती इधर तुम्हें कहा गया है ना उतना ही करो वरना हम तुम्हारी जॉब के लिए किसी और को हायर कर लेंगे। तभी वो बंदा बोलता है ठीक है मिस सू आप सिर्फ 1 सेकंड वेट करिए मैं आपको सारी की सारी फुटेज दिखा देता हूँ। तभी हमारा बैन बोल रहा होता है जो कैमरा नंबर 13 है ना मेरे को उसकी फुटेज दिखाओ। उसके अंदर बैन देखता है कि 17 के पीछे कोई बंदा खड़ा होता है। बैन बोलता है उस लड़की के ऊपर और जूम करो। शॉक्ड होते वो बंदा सोच रहा होता है कि सच में ये बंदा सुपरमैन है क्या या फिर इसके पास में शारिंगान है। इतनी फास्ट मूवमेंट को इसे नोटिस कैसे करा? फुटेज के अंदर बैन देखता है कि 17 के ऊपर उस बंदे ने स्वॉर्ड लगा रखी होती है। बैन बोल रहा होता है जो स्वॉर्ड इसने यूज करी है ना वो वुडन स्वॉर्ड है और ये स्वॉर्ड मार्शल आर्टिस्ट नहीं बल्कि ताबिश प्रीस्ट यूज करते हैं। इन लोगों के सामने क्योंकि 17 एक घोस्ट है इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकती। ये बंदा जो भी कोई है ना पूरी तैयारी के साथ में यहाँ पे आया था। कैमरा वाला बंदा बताता है कि इस बंदे को ना पीछे वाले गेट से जाते हुए देखा गया है और ये बंदा अभी माउंटेन्स की तरफ आगे बढ़ रहा है। सूजी बताती है इस बंदे का नाम है फेंग जीजेन और वुलिंग माउंटेन का एक ताबिश प्रीस्ट है। कैपिटल के अंदर जब भी किसी बड़ी फैमिली के ऊपर किसी एवरेज का खतरा आता है ना तो यही बंदा उनकी हेल्प करने के लिए आगे आता है। आज तक इन्होंने कभी भी ना कोई भी गलत काम नहीं करा। इनको एक लड़की को ऐसे लेके आते हुए देखना ना मेरे लिए बहुत ही अजीब है। बैन बोल रहा होता है अगर ये एक अच्छे इंसान है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन अगर इस अच्छे इंसान ने बुरे काम करने की शुरुआत मेरे लोगों से करी है तो इसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। सू फैमिली वालों मेरे लोग तुम्हारी जमीन पे गायब हुए हैं तो इसी वजह से फटाफट से पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करो और इन लोगों की लोकेशन निकाल के मेरे को दो। सूजी बोल रही होती है आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए आपका काम हो जाएगा। सीन चेंज होता हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। फेंग जीजेन बोल रहा होता है एंसेस्टर मास्टर आपको नहीं पता कि आपके डिसाइपल ने आज कितना बड़ा काम किया है। मैं आज 1000 साल पुरानी स्पीड को पकड़ के लेके आया हूँ। इसको रिफाइन करने के बाद में ना हम अपनी खोई ताकतों को फिर से हासिल कर पाएंगे। फिर जीचेंग बताता है कि आज से 1000 साल पहले हमारे सिस्टर ने एक बहुत ही बड़ी कुर्बानी दी थी। उन्हें पता चल गया था कि 1000 साल बाद में जो हमारा सेक्ट है ना वो बहुत डिक्लाइन करेगा और हजारों साल बाद हमें डूबने से बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होगा, हमें 1000 साल पुरानी हार्ट सोल को ऑब्जर्व करना होगा। इसी वजह से उन्होंने उस टाइम प्रिंसेस 17 को पकड़ के हार्ट सोल बना दिया था ताकि आज से 1000 साल बाद में वो हम लोग को हमारी पावर को वापस रिगेन करने में हेल्प करे और क्योंकि हजारों साल तक हमारी फैमिली डिस्ट्रॉय ना हो इसीलिए उन्होंने अपना प्योर गोल्डन हार्ट आगे वाली जनरेशन को दे दिया था। उसके बाद से जो उनका गोल्डन हार्ट है वो आगे से आगे पास होता जा रहा है और इसी वजह से हमारी लाइनेज अभी तक बची हुई भी है। लेकिन मेरा वक्त आने तक हमारी पावर्स ना काफी तक कमजोर हो चुकी है और 1000 साल भी पूरे हो चुके हैं। मेरे को पर्सनली लगा था कि आखिर मैं इस प्रिंसेस 17 को कहाँ पे ढूंढूंगा। मेरे को कभी लगा था कि ये खुद मेरे सामने चलते हुए आ जाएंगी। इसको एब्जॉर्ब करने के बाद मैं अपने पूरे लाइनेज करना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रीस्ट बन जाऊंगा। वे चलो चेक करते हैं कि मैं इसकी पावर को कैसे एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। ये बोलते अपने एंसेस्टर की लिखी हुई टेक्निक को पढ़ने लगता है। खुश होते हुए प्रीस्ट बोल रहा होता है क्या डुअल कल्टीवेशन। मुझे कभी लगा था कि पावर को एब्जॉर्ब करने का ये तरीका होगा। एंसेस्टर सच में आप बहुत ही अच्छे थे। पावर को एब्जॉर्ब करने का ना सबसे बेस्ट तरीका छोड़ा है। जब वो पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तब उसे फील होता है कि उसके ऊपर किसी ने तो अटैक किया है। अटैक को डॉज करते हुए प्रीस्ट बोल रहा होता है कि कौन है वहाँ पे, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने मेरे ऊपर अटैक करा। बैन बोल रहा होता है हिम्मत तो तुमने दिखाई था इस प्रीस्ट और तुम मुझसे यहाँ पे हिम्मत की बात कर रहे हो। मैं तो बस यहाँ पे अपना हिसाब बराबर करने के लिए आया था। तुमने मेरे लोगों को उठा के ना बहुत ही बड़ी गलती कर दी। प्रीस्ट बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे किन अपने लोगों की बात कर रहे हो। जिस घोष को तुम साथी बोल रहे हो ना उसको आज से 1000 साल पहले मेरे एंसेस्टर ने क्रिएट किया था और इसी वजह से उसकी पूरी पावर पे ना सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। लड़के अगर अपने काम से काम रखोगे तो फायदे में रहोगे। तभी जो हमारा बैन होता है अपने लीफ को थूकते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। बैन बोल रहा होता है सामने से तो तुम कितने अच्छे दिखते हो। ताबिश प्रीस्ट का काम होता है लोगों को एवरी स्पिरिट और बुराई से बचाना, लेकिन तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की लाइनेज को बचाने के लिए एक आम इंसान के साथ में इतना बुरा करा। प्रिंसेस 17 एक प्योर सोल थी। ये जानने के बाद भी तुमने उनको 1000 साल तक तड़पाया है। एक हवेली मास्टर होने के तौर पे मेरा फर्ज बनता है कि मैं सोल्स और ह्यूमन दोनों को जश्न दिलाऊं। हंसते हुए जीचेंग बोल रहा होता है लड़के कहना जितना आसान है ना करना उतना ही मुश्किल। हमारी जनरेशन ने बिना पावर के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करा है, ऐसे तो तुम हमें नहीं हरा पाओगे। ये बोलते हुए हमारे बैन के ऊपर अपने अटैक को कंटिन्यू करता है। फाइट को देखते हुए किंचेंग बोल रही होती है जियाओडी तुम्हें क्या लगता है ब्रदर बैन को हम लोग की जरूरत है क्या। जियाओडी बोल रही होती है नहीं हमें यहाँ पे शो के ना सिर्फ और सिर्फ मजा लेना चाहिए। बैन बोल रहा होता है मेरे हिसाब से मैंने इस फाइट को ना बहुत ही लंबा खींच दिया, चलो अब इसे खत्म करते हैं।
ये बोल तो अपने पेन का यूज करते हुए जीचेंग की स्वॉर्ड को काट देता है। बैन बोल रहा होता है तुम्हारी टेक्निक्स ना बहुत ही रिफाइंड है, पर अफसोस की बात तो ये है कि मैं एक ह्यूमन हूँ। अगर यहाँ पे कोई डीमन या फिर घोस्ट होता ना तो उसके ऊपर ये काम आता। ऊपर से तुम्हारी कल्टीवेशन है ना वो इतनी कम है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। हंसते हुए जीचेंग बोल रहा होता है तुम्हें पता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम लोगों को ना बहुत जल्दी हल्के में ले लेते हो। तुम ये सोचते भी नहीं हो कि उन लोगों के पास में भी ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि तुम कल्टीवेशन में ना बहुत ही कमाल के हो और मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। पर मेरे पास में जो यहाँ पे हार्ट है ना, वो हार्ट हमारी फैमिली के पास में जनरेशन से है। हजारों सालों की कल्टीवेशन इसके अंदर कैद है और इस पावर के सामने तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। बैन बोल रहा होता है तुम यहाँ पे चीटिंग कर रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो अपनी पावर से फाइट करके दिखाओ ना। लेकिन तभी जो जीचेंग होता है वो अटैक करते हुए दीवार को फाड़ देता है। बैन सोच रहा होता है कहना पड़ेगा सच में इस हार्ट में ना काफी सारी एनर्जी स्टोर्ड है, मुझे इसके अटैक से बच के रहना होगा। तभी जो जीचेंग होता है वो अर्थ मैजिक का यूज करते हुए बैन की हेमली गोटी को तोड़ देता है। बैन बोल रहा होता है इसने ये बहुत ही गलत कर दिया, अब तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। फिर वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए जीचेंग का बाल तोड़ लेता है। जीचेंग बोल रहा होता है आखिर तुम इसका यूज करते हुए क्या करोगे? बैन बोल रहा होता है वही जो कि एक हेवनली मास्टर को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब तुम देखोगे कि आखिर जो ब्लैक मैजिक होता है ना वो कितना खतरनाक हो सकता है। चिढ़ते हुए जीचेंग बोल रहा होता है पर तुम तो एक हेवनली मास्टर हो ना, आखिर तुम्हें ब्लैक मैजिक कहाँ से आएगा और मेरे एक बाल का यूज करते हुए तुम क्या ही कर लोगे? मुझे ये बात पता है कि ब्लैक मैजिक के बारे में जो भी बातें होती है ना वो सारी फालतू होती है। बैन बोल रहा होता है अगर मैं ब्लैक मैजिक को डिस्ट्रॉय करना जानता हूँ तो मैं करना भी जानता हूँ, और रही बात कि मैं एक बाल से क्या कर सकता हूँ तो वो तो तुम अभी देख ही लोगे। इतने पिन डालूंगा ना तुम्हारे अंदर, तुम्हारी हर जगह चीख निकलेगी। फिर जैसे जैसे बैन उस बाल को मोड़ता है जीचेंग की बॉडी वैसे वैसे मुड़ने लगती है। जीचेंग बोल रहा होता है मेरे को बहुत ही दर्द हो रहा है कि तुम्हें कैसे कर पा रहे हो, मैंने कभी योगा नहीं करा, मेरी कमर टूट जाएगी। बैन बोल रहा होता है अगर तुम एक हेवनली मास्टर के हाथों अपना हाथ दे देते हो ना तो तुम फिर भी एक बार के लिए बच जाओगे, लेकिन अगर तुमने अपना एक भी बाल दे दे तो वहाँ पे तुम्हारा चैप्टर क्लोज है। चिढ़ते हुए जीचेंग बोल रहा होता है आज के दिन के लिए मेरी फैमिली के जनरेशन से ना 1000 साल तक मेहनत करी है, मैं उनके 1000 साल की मेहनत तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगा, भले ही उसके लिए मुझे अपने कुछ हड्डियों को डिसलोकेट क्यों ना करना पड़ जाए। बैन बोल रहा होता है ये बंदा ना बहुत ही बड़ा पागल है, क्योंकि अभी अपने हार्ट की पावर यूज कर रहा है, इसी वजह से अभी से कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन जब ये एक बार इसको यूज करना बंद करेगा ना तब इसकी बॉडी कुछ भी करने के लायक नहीं बचेगी। तभी जो जीचेंग होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। बैन बोल रहा होता है इसको रोकने के लिए इसके हार्ट को डिस्ट्रॉय करना होगा। ये बोलते उसके हार्ट के ऊपर पाम अटैक करता है, लेकिन बैन के अटैक का कोई फायदा नहीं होता। बैन बोल रहा होता है जो इसके हार्ट के आसपास की प्रोटेक्शन है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको डिस्ट्रॉय करना इतना भी आसान नहीं होने वाला। ये बोलते हुए जो हमारा बैन होता है वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। बैन बोल रहा होता है हार्ट नहीं तो मैं तुम्हारे मेडियंस को डिस्ट्रॉय करूंगा। ये बोलते उसके सारे वाइटल पॉइंट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और अटैक करने के बाद में बैन को लगता है कि वो जीत गया। तभी खड़ा होते हुए जीचेंग बोल रहा होता है अभी नहीं बैन जीरो, मैं इतनी जल्दी नहीं हारने वाला, अपने इस पंच के साथ मैं तुम्हारा गेम ओवर कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि उसका पंच बैन तक पहुंच पाता उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। बैन बोल रहा होता है मैं धीरे धीरे करके इसकी पूरी की पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो तो इसकी हार्ट की एनर्जी थी जिसने कि इसको अभी तक बचा के रखा हुआ था। इनके एंसेस्टर ने ना 1000 साल पहले एक गलती करी थी, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर जो गाड़ी खराब है ना उसके अंदर भले ही कितना ही बढ़िया इंजन क्यों ना डाल दो, लेकिन अगर गाड़ी का मॉडल ही खराब है तो वो गाड़ी रहेगी खराब ही। वैसे कमजोर बॉडी के अंदर एक पावरफुल हार्ट कुछ भी नहीं कर सकता। अगर इस चीज की जगह उन लोगों ने इनको अच्छी कल्टीवेशन सिखाई होती ना तो शायद से वो इनकी बहुत ही हेल्प करता। वैसे अगर देखा है तो इस हार्ट के ऊपर 17 का हक है, इन लोगों की वजह से उसने 1000 साल तक पेन सहा है। इसके मिलने के बाद में उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। आगे जो हमारा बैन होता है वो 17 के पास में आ गया होता है। खुश होते हुए जियाउडी बोल रही होती है फाइनली जो हमारी सिस्टर 17 है ना अब वो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो पाएगी। तभी आगे बढ़ते हुए हमारा बैन उस हार्ट को 17 की बॉडी के अंदर डालना स्टार्ट कर देता है। बैन बोल रहा होता है कार्मासिल, ये 17 की ही एनर्जी है जो कि हजारों साल पहले उसे ले ली गई थी। मैं चाहूंगा कि बिना किसी पनिशमेंट के हेवन 17 को सारी की सारी एनर्जी वापस लौटा दे। जैसे ही 17 के अंदर वो हार जाता है उसकी बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है। किनचेंग बोल रही होती है इतना खतरनाक घोषली हो रहा है मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। बैन बोल रहा होता है 17 आज 1000 साल पुरानी कहानी पूरी हुई है। ताविश प्रिश के क्लैन ने चाहा कि वो तुम्हें डिस्ट्रॉय करके ना अपने क्लैन को प्रोटेक्ट कर ले, लेकिन आज 1000 साल बाद में उनका क्लैन डिस्ट्रॉय हुआ और तुम बच गई। इसे बोलते हैं कार्मा सर्कल। अच्छा कार्मा पलट के वापस जरूर आता है। 17 बोल रही होती है फाइनली मैंने अपना थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर ही लिया, अब मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। फिर वो बैन को बोलती है मेरे पास आओ। बैन बोल रहा होता है क्या हुआ कोई दिक्कत है क्या?
तभी 17 बोल रही होती है, एक बार मेरे को फील करके देखो। शर्माते हुए बैन बोल रहा होता है, देखो मुझे पता है कि मैंने तुम्हारी बहुत ही बड़ी हेल्प करी है, लेकिन मेरे को ऐसे रिवॉर्ड की ना कोई भी जरूरत नहीं। वहीं जियाउडी बोल रही होती है, दिखना कितना एक्साइटिंग है ना। तभी हमारा बैन बोल रहा होता है, एक सेकंड को, ये कैसे हो सकता है? तुम एक ह्यूमन तो नहीं बनी, लेकिन तुम्हारी हार्ट बीट वापस आ चुकी है। 17 बोल रही होती है, क्योंकि मैं एक घोस्ट हूँ, इसी वजह से मैं वापस जिंदा नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि मैं एक प्योर सोल हूँ और मेरे पास में गोल्डन हार्ट है, तो मेरी बॉडी ने फिर से काम करना स्टार्ट कर दिया है। मेरे पास भी मेडियंस और मेरा हार्ट भी बीट कर रहा है। मैं वो सब कुछ फील कर सकती हूँ जो कि इंसान फील कर सकता है। और पता है, इस बॉडी का ना एक बहुत ही बड़ा फायदा है। इंसानों की जो कमजोरियाँ होती है ना, वो कमजोरियाँ मेरे पास नहीं। एज की वजह से तो मैं कभी भी नहीं मरूंगी। इसका मतलब प्रैक्टिकली मैं एक इमॉर्टल बन चुकी हूँ। और ये सब कुछ बैन सिर्फ से तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी इतनी बड़ी हेल्प करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम देते हो सभी लोग होटल वापस आगे होते हैं। जियाउडी बोल रही होती है, पता है सिस्टर 17, अब आपको छूने पे ना एकदम ह्यूमन सी फील आ रही है। तभी सूजी बोलती है, मास्टर बैन आपका स्वागत है। उम्मीद है कि हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन की वजह से आपकी हेल्प हुई होगी। बैन बोल रहा होते, तुम लोग ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि अब 17 बिल्कुल ठीक है। इसी वजह से मैं सू फैमिली को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करने वाला। देखो, मैं इस शहर में ना 2 रीजन की वजह से आया था। पहला रीजन था जूई फैमिली को खत्म करना, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। दूसरा रीजन ये है कि मेरे को कैपिटल की झाओ फैमिली के बारे में जानना है। जहाँ तक मुझे पता है, भले ही सू फैमिली ना इतनी पावरफुल ना हो, लेकिन उसके कनेक्शंस बहुत ही कमाल के हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर झाओ फैमिली के बारे में आपको क्या क्या पता है। सूजी बताती है कि कैपिटल के अंदर ना कम से कम 5 झाओ फैमिली होगी, पर इनमें से कोई भी ऐसी नहीं जो कि आपका टेंशन खींचे। माफ करेगा हेवनली मास्टर, लेकिन मेरे को अभी तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं सुबह तक अपने सारे कनेक्शन का यूज करते हुए ना आपको इसके बारे में बता दूंगी। बैन बोल रहा होता, अगर तुमने ये काम कर दिया ना, तो मेरे ऊपर सू फैमिली का एक फेवर होगा। और अगर तुम्हें जिंदगी में कभी भी हेल्प चाहिए होगी तो मेरे को एक बार बता देना। आगे हमें अगले दिन जूई फैमिली के मेंशन का सीन दिखाया जाता है। सुबह सुबह काफी सारे लोग घर की देखभाल करने के लिए आ रखे होते हैं। बैन बोल रहा होता है, कैपिटल में आने से पहले किंजे से ही बात कर लेना सबसे बेस्ट डिसीजन था। जूई फैमिली का मेंशन इतना बड़ा है, उसने इस मेंशन को संभालने के लिए यहाँ पे सारे लोगों को भेज दिया। अब हमें यहाँ पे मेंटेनेंस की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अभी बैन ने सब कुछ बोल ही रहा होता है, तभी उसको साइड से बहुत ही खतरनाक लाइट आती है। बैन बोल रहा होता है, आखिर ये कौन है? क्या कहीं हेवन से उतर के बुद्धा खुद तो नहीं आ गए ना? तभी मोंगजू बोल रहे होते, बदर बैन आपसे मिलने के लिए मैं भी कैपिटल आ गया। बैन बोल रहा होता है, पर मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं, तो फिर आके तुम यहाँ पे आए ही क्यों? क्यांग बोल रही होते, क्योंकि तुम कुछ लोगों को ना जंगवी शहर के अंदर भूल के आ गए थे, और हम यहाँ पे चेक करने के लिए आए थे कि हम तुम्हें याद है भी की नहीं। आज मैं तुम्हारी और फैंग फैमिली के डॉटर के बारे में ना बहुत कुछ सुन रही हूँ। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर फैंग फैमिली का यंग मास्टर तुम्हें बदलो बोल रहा था। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें फ्रीडम देके ना कुछ ज्यादा ही बड़ी गलती कर दी है। तभी एक्टिंग करते हुए सारे बंदे बोल रहे होते, हम लोगों ने तो कुछ देखा ही नहीं, हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता कि हमारे मास्टर मिस्ट्रेस के हाथों पीटे हैं। कियान बोल रही होती है, क्योंकि तुम सभी लोग हमारे लिए काम करते हो, इसी वजह से तुम सभी लोगों को ना इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अंदर आने के बाद में बैन बोल रहा होता है, वो क्या है ना, मैं पहले जिंजू गया और वहाँ पे अपना काम पूरा करा, और उसके बाद में हाथों हाथ कैपिटल आ गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम पूरा करना था। इस चक्कर में मैं तुम्हें इन्फॉर्म ही नहीं कर पाया कि आखिर वो क्या चीज था। तभी वहाँ पे आते हुए जियाउडी बोल रही होती है, ब्रदर बैन जो सू फैमिली वाले थे ना, उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन भेज दिया है। क्या सोच रही होती है, क्या इसके पास में एक और लड़की आ चुकी है? तभी जियाउडी बोल रही होती है, आप पक्का से सिस्टर इन लॉ किया हो ना? ब्रदर आपके बारे में हमेशा बात क्या करते थे, जितना उन्होंने खुद से आपके बारे में डिस्क्राइब किया था ना, आप तो उतनी सुंदर नहीं हो। ब्रदर ने आपके बारे में सब कुछ गलत ही बताया था। चिढ़ते हुए क्या बोल रही होती है, तो फिर तुम्हारा मेरे बारे में ये सोचना है। जियाउडी बोल रही होती है, इन्होंने कहा था कि आप खूबसूरत हो, पर मेरा ये मानना है ना कि अर्थ की कोई भी ब्यूटी ना इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती। आपको देख के तो लग रहा है कि हेवन से कोई फेरी ना जस्ट अभी उतर के आई हो। और ब्रदर ने आपको अपनी बातों से डिस्क्राइब किया था कि ये कैसे हो सकता है। आपकी ब्यूटी को ना वर्ड्स में डिस्क्राइब करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। सच कहूँ तो मेरे को आज तक ये लगता है कि भगवान ने हम लोग को ये आंखें क्यों दी है। आपको देखने के बाद में ना आहो का मतलब समझ में आ गया। खुश होते हुए किया बोल रही होती है, तुम तो बहुत ही प्यारी हो। वहीं बैन सोच रहा होता है, मेरे को लगा था कि जियाउडी ने मुझे फंसा दिया, पर मक्खन लगाने में तो ये मुझसे भी 10 गुना बेहतर है। तभी किया बोल रही होती है, बैन तुमने एक बार किया, इसी वजह से मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार से ना मुझसे बिना बताए कहीं मत जाना। बैन बोल रहा होते, ठीक है गॉडेस किया, मैं हमेशा आपकी बात को याद रखूंगा। तभी जियाउडी बोल रही होती है, सू फैमिली वालों की तरफ से भेजे हुए डॉक्यूमेंट्स है। कैपिटल के अंदर जितनी भी झाओ फैमिली है ना, उन सारे की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। बैन बोल रहा होते है, वैसे कि अगर सच कहूँ तो मैं इस शहर के अंदर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की वजह से आया हूँ। मैंने बहुत लोगों की ना बहुत चीजों में हेल्प करी है, कईयों को ना उनकी जिंदगी का गोल तक दिखाया है। इस बार मैं खुद का ओरिजिन जानने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मेरे को ये जानना है कि लोगों की किस्मत बताने वाला आखिर मैं हूँ कौन। क्या बोल रही होती है, हाँ मुझे पता है कि तुम अपनी फैमिली के बारे में जानना चाहते हो और मैं तुम्हें इस चीज में हमेशा सपोर्ट करूंगी।
लेकिन हाँ, ध्यान रखना कुछ भी करना लेकिन जान के ऊपर ना बिल्कुल भी खतरा मत लेना, क्योंकि तुम्हारा इंतजार कर रही तुम्हारी फैमिली तुम्हारे पीछे खड़ी है। बैन बोल रहा होते मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। जाओ फैमिली के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैं अकेला ही जा रहा हूँ। जितने ज्यादा लोग होंगे ना हम उतना अटेंशन ग्रैब करेंगे। जब तक मैं बाहर इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ ना कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। जियाओडियो 17 मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे पीछे ना क्या ख्याल रखो। आगे जो हमारा बैन होता है वो एक एक करके हर एक झाओ फैमिली को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देता है। बैन बोल रहा होते सू फैमिली वालों ने बताया था कि इस शहर में पूरी की पूरी 6 झाओ फैमिली है। नंबर 3 और नंबर 5 उस झाओ फैमिली वालों का ना मुझसे कोई वास्ता नहीं, लेकिन नंबर 1, 2, 4 को देख के ना मेरी ब्लड लाइन बहुत ही एक्टिवेट हो गई थी। और नंबर 4 फैमिली का जो ग्रैंड मास्टर है ना वो तो एक मास्टर सेंट भी है। सच को तो मेरे को लग रहा है कि भले ही लोगों ने खुद को छुपा रखा है, लेकिन ये तीनों झाओ फैमिली ना आपस में किसी न किसी तरीके से जुड़ी हुई है। अब सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी नंबर 6 वाली झाओ फैमिली बची है। इनकी जो बिल्डिंग की सिक्योरिटी है ना वो बहुत ही टाइट है। आखिर में घर के अंदर घुसू कैसे? बैन अब ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी वो साइड से 2 बंदों को नोटिस करता है। एक बंदा बोल रहा होता है पता है झाओ फैमिली वाले है ना उनके पास में बहुत ज्यादा पैसा है और जो उनके डॉटर इन लॉ है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। झाओ फैमिली के ज्यादातर लोग ना घर के बाहर ही रहते हैं। अगर हम दिन में उस घर के ऊपर अटैक करें ना तो हम उस घर से काफी सारे पैसे रुपए लूट सकते हैं। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होते और हम लोग झाओ फैमिली की ब्यूटी का ना मजा उठा सकते हैं। वैसे भी हम कौन सा खुद से जा रहे हैं, उन्हीं लोगों ने तो हम लोग को ऐसे ठीक करने के लिए बुलाया है। बैन बोल रहा होता लगता है कि मुझे मेरे टारगेट मिल गए। आगे जो हमारा बैन होता है वो सिक्योरिटी गार्ड के पास में आ गया होता है। चिढ़ते हुए सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है लड़के मैंने कहा ना कि बिना अपॉइंटमेंट के एंट्री नहीं मिलेगी। बैन सोच रहा होता है एक काम करता हूँ इसकी मेमोरी को ना मॉडिफाई कर देता हूँ जिसकी वजह से ये मुझे घुसने देगा। बैन बोल रहा होता है मैं तुम्हारा बहुत ही दूर का कजिन हूँ जिसको काम दिलाने के लिए तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया था। फटाफट से मेरे को सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस दो। थोड़ी ही देर के अंदर जो बैन का मैजिक होता है उस बंदे के ऊपर काम कर जाता है। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे होते हैं कजिन तुम काम के पहले ही दिन इतना लेट हो, अगर तुम ऐसे काम करोगे ना तो तुम्हारे साथ साथ मेरा काम भी चला जाएगा। ये लो सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस ना फटाफट से पहन लो। मैं यहाँ पे गेट पे खड़ा रहूंगा और तुम्हारा काम होगा अगर तुमसे कोई भी एड्रेस पूछे ना तो उनको उनका एड्रेस बताना है। ड्रेस पहनते हुए बैन बोल रहा होते अब वो लोग आते ही होंगे। तभी वो बंदे वहाँ पे आते हुए बोल रहे होते हम लोग एसी ठीक करने वाले हैं। जहाँ फैमिली वालों ने हम लोग को एसी ठीक करने के लिए बुलाया था, हम लोग के पास में अपॉइंटमेंट है। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है कजिन इन लोगों को ना 35th फ्लोर पे लेके चले जाओ। वो पूरा का पूरा फ्लोर ही झाओ फैमिली वालों का है। बैन बोल रहा होता है प्लीज मेरे साथ चलो। आगे जो बैन होता है वो उन लोगों को लेके 35th फ्लोर पे आ गया होता है। नॉक करते हुए बैन बोल रहा होता है एसी ठीक करने वाले हैं मैम, दरवाजा खोलिए। गेट खोलते हुए झाओ फैमिली की डॉटर इन लोग बोल रही होती है फाइनली ये लोग आ गए। एसी खराब होने की वजह से गर्मी काफी बढ़ गई थी। तभी अपना चाकू निकालते हुए लोग बोल रहे होते हैं हिलना मत वरना तुम्हारी गर्दन को ना फटाफट से अलग कर देंगे। चुपचाप हमारे साथ में अंदर चलो। अंदर आने के बाद में झाओ फैमिली की डॉटर इन लोग बोल रही होती है प्लीज मेरे को छोड़ दो। तुम्हें पता नहीं है कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हमें ऑफेंड करना तुम लोग को बहुत ही भारी पड़ेगा। हंसते हुए मूंछ वाला बंदा बोल रहा होता है हमें पता है कि आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो। तुम लोगों की रेपुटेशन इतनी बड़ी है कि तुम लोग ना कभी भी ये बात बाहर नहीं आने दोगे क्या कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया और हम आज यहाँ पे मजे करके ना आराम से निकल जाएंगे। फैटी बोल रहा होता है बदर फटाफट से अपना काम पूरा करो, उसके बाद मेरा नंबर है। पहले वाला बंदा बोल रहा होता है फाइनली आज हम इस ब्यूटी को पा पाएंगे। कब से हमारी नजरें इसके ऊपर थी लेकिन यह हम लोग को मिल नहीं रही थी। वहीं चिल्लाते हुए झाओ फैमिली की डॉटर इन लोग बोल रही होती है प्लीज कोई तो मेरी हेल्प करो। बैन बोल रहा होता है अब मुझे इसकी हेल्प करनी होगी। फैटी बोल रहा होता है तुम तो खुद की हेल्प नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या इसकी हेल्प करने की बात कर रहे हो। बैन बोल रहा होता है तुम्हें नहीं पता लेकिन मैं एक हेवनली मास्टर हूँ, तुम्हारे सर के सितारे चुरा के ना किसी और के सर पे दे सकता हूँ। जिस किस्मत और हेवंस को तुम लोग पूछते हो ना वो हमारी उंगलियों पे होते हैं। उसके बाद मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मेरी रोज फाइट ना तुम से गुंडों से हो जाती है और ऊपर से बेकार बात तो ये है कि तुम लोग के ऊपर अटैक ना बहुत ही हिसाब से करना पड़ता है। अगर कहीं मैंने तुम लोग को जोर से मार दिया ना तो तुम लोग तो यहीं पे खत्म हो जाओगे। फैटी बोल रहा होता है सिक्योरिटी गार्ड लगता है कि तू फैटी सी मूवी ना कुछ ज्यादा ही देखता है। तुझे लग रहा है कि तू इस कहानी का मेन कैरेक्टर है और हम सारे विलन्स। तो यहाँ पे फूक मारेगा और हम लोग उठ जाएंगे। तेरी इस बकवास के लिए ना आज मैं तेरे को सबक सिखाऊंगा। तभी हमारा बैन उसके अटैक से बचते उसको एक मुक्का मार देता है। चिढ़ते हुए दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे ऊपर अटैक करने की, अब मेरी छुरी की आवाज से ना तुम्हें कोई नहीं बच सकता। लेकिन हमारा बैन सिर्फ और सिर्फ एक मुक्के में उसको भी नॉक कर देता है। बैन बोल रहा होता है मेरे क्या दिन आ चुके हैं, हेवनली मास्टर होने के बाद मेरे को ऐसे छोटे मोटे काम करने पड़ रहे हैं। तभी जो फैमिली की डॉटर इन लोग बोल रही होती है कि तुम नए सिक्योरिटी गार्ड हो, तुमने ना बहुत ही अच्छा काम करा, तुम्हारा नाम क्या है। बैन बोल रहा होता है आपको दिक्कत है इसके लिए मेरे को माफ करेगा, मेरा नाम है बैन जीरो। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आज यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ना मैं उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। तभी हमारा बैन साइड में एक बच्चे को नोटिस करता है। बैन सोच रहा होता है इस बच्चे के पास सारी जो मेरी ब्लड लाइन थी ना वो एक्टिवेट हो गई, लगता है कि यही वो झाओ फैमिली है।
जो कि मेरी ब्लड रिलेटिव्स है। जहाँ फैमिली की डॉटर इन लॉ बोल रही होती है मेरा असली नाम हुआंग फुकिन है और मैं कैपिटल की हिडन फैमिली हुआंग फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी बुरी किस्मत ये थी कि मैं बिना मेडियंस के पैदा हुई, जिसकी वजह से मैं कभी भी कल्टीवेट कर ही नहीं पाई। इसी वजह से मेरी शादी झाओ फैमिली के यंग मास्टर झाओ से करा दी गई। बेकार बात तो ये है कि ये शादी न सिर्फ और सिर्फ नाम की शादी है, जो कि दोनों फैमिलीज के बीच में स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कराई गई है और इन सब के चक्कर में बुरी तरीके से पिस चुकी हूँ। वैसे इन सारी बातों के बारे में तुम्हें बता के क्या ही फायदा, माफ करना तुम्हें ये सब कुछ सुनना पड़ा। तुम ना बहुत ही टैलेंटेड हो, इसी वजह से मैं आज से तुम्हें अपना छोटा भाई मानती हूँ। अगर तुम्हें पैसे वगैरह को लेके कभी भी कोई दिक्कत आए ना तो तुम मुझसे सिर्फ और सिर्फ एक बार बोल देना। और तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ही हमारी है, तो मैं सिक्योरिटी कंपनी से बात करके ना तुम्हारी सैलरी को 10 गुना बढ़वा दूंगी। बहन बोल रहा हो तो आपका शुक्रिया सिस्टर किन, इन दोनों को पकड़वाना था तो मैं इन लोगों को लेके जा रहा हूँ। आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपके घर पे गुंडे आए थे इस बात का पता किसी को भी लगेगा। आगे जो पुलिस होती है उन गुंडों को लेकर चली गई होती है। बहन बोल रहा होता है फाइनली मेरा काम खत्म हुआ। अब मैं इस बात को लेकर कंफर्म हो चुका हूँ कि नंबर 1, 2, 4 और 6 फैमिली ना एक ही फैमिली है। ये लोग पता नहीं क्यों अलग अलग होने का दिखावा कर रहे हैं और पक्का से मैं इन लोगों का ब्लड रिलेटिव हूँ। ये झाओ फैमिली बिना हुआंगो फैमिली की तरह हिडन फैमिली है, जो कि कैपिटल के अंदर वीक फैमिली होने का दिखावा कर रहे हैं। वरना हुआंगो फैमिली वाले कभी भी अपनी बेटी की शादी ना झाओ फैमिली में नहीं कराते। अभी बहन ने सब कुछ सोच ही रहा होता तभी वहाँ पे एक बंदे को नोटिस करता है, जिसके सोल के अंदर से कॉप्स एनर्जी बाहर निकल रही होती है। बहन सोच रहा होता है दाल में कुछ तो काला है, एक जिंदा इंसान के अंदर से कॉप्स एनर्जी कैसे बाहर निकल सकती है। चलो इस बंदे का पीछा करके देखते हैं क्या क्या पे चल के रहा है। पीछा करते करते हमारा बहन एक कंस्ट्रक्शन साइट पे आ गया होता है, जहाँ पे वो देखते हैं 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, जिनमें से एक बंदा बोल रहा होता है कुछ टाइम पहले यहाँ पे खुदाई करते वक्त ना हम लोग को अंदर से एक अजीब सा कॉफिन मिला था। ऑनर ने हम लोग को बोला कि हम इस चीज के बारे में किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि जांच करने के बाद में पता चला कि वो किसी रॉयल फैमिली के बंदे का कॉफिन है, जो कि अगर बेचा जाए तो बहुत ही महंगा बिक जाएगा। इस चक्कर में हम लोग का मुंह बंद है। लेकिन उस दिन के बाद से ही ना हमारे भाइयों की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही है और वो सारे के सारे ही बहुत ही वीक दिख रहे हैं। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, काम करते वक्त ना हम लोग को बिल्कुल भी ताकत फील ही नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है किसी ने हमारे हाथ बांध दिए हैं। तुम्हें पता है तुमने तो कॉफिन के अंदर नहीं देखा ना, लेकिन मैंने तो कॉफिन को खोल के देखा था। अंदर ना एक ज़ॉम्बी जैसी बॉडी इसने की येलो कलर की ड्रेस पहन रखी है। एंशिएंट टाइम में ऐसी ड्रेस ना सिर्फ और सिर्फ प्रिंस को पहनाई जाती थी और ऐसे हाई रैंक के कॉफिन्स के अंदर ना काफी सारी नेगेटिव एनर्जी भी होती है। यही रीजन है कि हम सब यहाँ पे बहुत ही बीमार पड़ रहे हैं। तभी पहले वाला बंदा बोल रहा होता है दोस्त इतना सबके बारे में मत सोचो, कितनी रातों से हम यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं पर हमें तो कुछ भी अजीब नहीं मिला। ये जो सारे बंदे हैं ना ये काम ना करने के बहाने बना रहे और झूठ बोल रहे हैं। अगर घोष होता तो रात को दिखता ना तो फिर आगे हमें क्यों नहीं दिखा। बहन सोच रहा होता है क्या एक ज़ॉम्बी जिसने की प्रिंस के कपड़े पहन रखे हैं, इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर जो हमारा बहन होता है वो उस कॉफिन के पास में आ गया होता है। बहन बोल रहा होता है सच में ये कॉफिन तो बहुत ही लग्जरियस है, जो भी बंदा इस कॉफिन के अंदर दफन किया गया होगा ना वो पक्का से कोई ना कोई हाई रैंकिंग ऑफिसर रहा होगा। तभी हमारे बहन को किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। बहन देखता है बहुत ही खूबसूरत सी लड़की को जो कि कॉफिन की तरफ जलते हुए जा रही होती है। जैसे वो लड़की कॉफिन के पास जाती है एक हाथ उसको कॉफिन के अंदर खींच लेता है। बहन बोल रहा होता है क्या आखिर कॉफिन के अंदर से किसका हाथ बाहर निकला और आखिर जो ये कॉफिन है इतना हिल क्यों रहा है। एक सेकेंड रुको, अंकल और ग्रैंडपा ने ना मुझे इस चीज के बारे में पहले बताया था। शायद से एक ज़ॉम्बी किंग ने ना खुद के लिए कंकूबन को चुना है। हजारों साल पहले जो हाई रैंकिंग ऑफिसर हुआ करते थे ना वो खुद के ऊपर ब्लैक मैजिक कराते थे। उस ब्लैक मैजिक के हिसाब से कभी भी कोई उनके कब्र खुद के बाहर निकाल देगा ना तो वो लोग फिर जिंदा हो जाएंगे और जिंदा होने के साथ ही वो खुद के लिए क्वीन को चुनेंगे। एक बार सिस्टम करने के बाद में वो क्वीन ना ज़ॉम्बी प्रिंस को जन्म देगी और इस तरीके से लोग फिर से एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे। अभी जो ज़ॉम्बी किंग है ना उसने इस लड़की को खींचा ताकि वो फिर से रिबॉर्न कर सके। मुझे कैसे भी करके उस ज़ॉम्बी किंग को रोकना होगा और उस लड़की को बचाना होगा। अभी हमारे बहन आगे बढ़ रहा होता तभी वो नोटिस करता है कि साइड से एक लड़की आगे बढ़ती है और अपने तलिस्मान का यूज करते उस कॉफिन को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से गुस्से में ज़ॉम्बी किंग बाहर आ जाता है। बहन सोच रहा होती है ज़ॉम्बी किंग ना कम से कम 1000 साल पुराना है, इसी वजह से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन तभी वो जो लड़की होती है वो आगे बढ़ते हुए ज़ॉम्बी किंग के सर के ऊपर तलिस्मान को लगा देती है। बहन सोच रहा होता है इस लड़की ने अभी तक यहाँ पे जो भी पावर यूज करा है ना वो ताबिश यूज करते हैं, पर मैंने इन टेक्निक्स को ना आज से पहले कभी नहीं देखा। इसी वजह से ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि आखिर ये कौन से सेट से बिलोंग करती होगी। कहना पड़ेगा जो भी है इसको अपनी टेक्निक के ऊपर ना बहुत ही कंट्रोल है। तभी उस लड़की के पास में आते हुए बहन बोल रहा होता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिर आपका नाम क्या है और आप कौन से सेक्स से बिलोंग करती हो। तभी वो जो लड़की होती है हमारे बहन को इग्नोर कर देती है और अपने समाधि फायर का यूज करते हुए ज़ॉम्बी किंग के अंदर से उसके पल को बाहर निकाल लेती है। वो लड़की बोल रही होती है मेरा काम हो गया और ज़ॉम्बी किंग ही मारा गया, अब मुझे यहाँ चला चाहिए। बहन बोल रहा होते इस लड़की ने अभी समाधि फायर का यूज करा, एक ऐसी टेक्निक जो कि आप सीख नहीं सकते। इसको पाने के ना सिर्फ और सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला किसी को सेक्रीफाइस
सेक्रीफाइस करके इसको सीखो, लेकिन इस लड़की एक जितनी लग नहीं रही कि किसी को सेक्रीफाइस करके इसको सीखे। ऊपर से ये कोई एविल कल्टिवेटर भी नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि आपके मॉम डैड ना समाधि फायर का यूज करते हो और उन्हीं से आपको ये इनहेरिटेंस के तौर पे मिला हो। वैसे जो भी हो, अच्छा हुआ कि ज़ॉम्बी किंग ना वक्त पे रोक दिया गया, वरना यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती थी। देखा है तो ये लड़की ना ज़ॉम्बी किंग के कंट्रोल में थी, लेकिन ज़ॉम्बी किंग के अंदर खींचने के बाद मैंने अपने होश में आ गई होगी। एक काम करता हूँ, इसकी इन सारी मेमोरीज को ना फुली डिलीट कर देता हूँ। ऐसे लोग जो कि मार्शल वर्ल्ड के बारे में नहीं जानते, अगर वो नहीं जानना तो ही बेहतर रहेगा। ये बोलते उस लड़की की मेमोरीज को डिलीट कर देता है। जाते हुए बैन बोल रहा होता है, मेरे को पुलिस को ना इन सारे मैटर के बारे में इन्फॉर्म करना होगा, ताकि वो इस लड़की को ना फिर से घर पहुंचा सके। सारा काम करने के बाद में जो बैन होता है फिर से अपने घर पे वापस जा रहा होता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि बिल्डिंग के अंदर ना कोई आपस में झगड़ रहा होता है। बैन बोल रहा होते है, तो सिस्टर किन की आवाज थी ना, आखिर अंदर चल के रहा है। अंदर हम देखते हैं झाओ जी को जो कि चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तुम्हारे पास में एक यूजलेस बॉडी है। अगर तुम हुआंगू फैमिली की डॉटर नहीं होती ना, तो मैं तुम्हें कब का छोड़ चुका होता। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। तभी किन बोलती है, तुम ना बहुत ही बुरे हो, तुमसे शादी करने का मेरे को बहुत ही रिग्रेट है। तभी वहाँ पे आते हुए झाओजुन के फादर बोल रहे होते, आखिर पे चल के रहा है। झाओजुन, आखिर तुम इतना कब से गिर गए कि तुम दारू पी के अपने घर में नौटंकी कर रहे हो। तुमने हमारी झाओ फैमिली का नाम ना बर्बाद कर दिया है। अभी कभी अपनी वाइफ को सॉरी बोलो, क्योंकि हमारी फैमिली के लोग ना अपनी वाइफ के साथ में ऐसा बिहेव नहीं करते। झाओजुन बोल रहा होता है, डैड मुझे परेशान मत करिए। वही रोते हुए हुआंग फुकिन बोल रही होती है, अब मैं यहाँ पे और नहीं रुक सकती, मैं अपने बच्चे को लेके हुआंग फैमिली जा रही हूँ, और वहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे जो भी कुछ हुआ सब बता दूंगी। चिढ़ते हुए झाओजुन बोल रहा होता है, तो फिर तू अपनी फैमिली से मेरी कंप्लेंट करेगी, मैं तुझे ये सब कुछ करने से पहले ही खत्म कर दूंगा। ये बोलते हुए हुआंग फुकिन को धक्का देता है, लेकिन गलती से वो सीधा तोड़ के नीचे गिर जाती है। बैन बोल रहा होता है, सिस्टर गिर रही है, मुझे कैसे भी करके इनको बचाना होगा। कहना पड़ेगा इनकी शादी ना बहुत ही घटे फैमिली में हुई है। ये बोलते हुए हुआंग फुकिन को बचा देता है। बैन बोल रहा होता है, सिस्टर किन आप ठीक तो हो ना। रोते हुए किन बोल रही होती है, क्या मैं बच गई क्या, फिर से मेरे को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। झाओजुन बोल रहा होता है, मैंने एक गलती से किया था, मैंने जानबूझ के नहीं करा। वही झाओ बोल रहा होता है, चलो कम से कम वो बच तो गई, वरना आज यहाँ पे बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती। वैसे एक सेकेंड रुको, आखिर वो बंदा है कौन। इसकी पूरी की पूरी शक्ल हमारे सेकंड ब्रदर से क्यों मिल रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये उस दिन मरा नहीं था बल्कि जिंदा बच गया था। पीछे मुड़ते हुए बैन बोल रहा होता कि ये बंदा क्या बोल रहा है। इसने कहा कि मैं किसी की तरह दिखता हूँ, लेकिन आखिर ये किसकी बात कर रहा था। सच कहूँ तो मेरी जो ब्लड लाइन है ना, वो इसे काफी ज्यादा मैच कर रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई बहुत ही क्लोज रिलेटिव है। इसने अभी यहाँ पे जो सेकंड ब्रदर के बारे में बात करा, कहीं वो मेरे फादर तो नहीं है ना। झाओजुन बोल रहा होता है, बॉडी गार्ड्स आगे बढ़ो और इस सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लो, इसको हमारे बारे में काफी कुछ पता चल चुका है, ये बचने के काबिल नहीं। वही किन बोल रही होती है, बैन चलो यहाँ चलते हैं, अगर झाओजुन के बंदों ने हम लोग को पकड़ ले तो हम दोनों को मार डालेंगे। बैन बोल रहा होते हैं, मेरे रहते हुए ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये बोलते हुए बैन किन को लेके वहाँ से भाग जाता है। वही घबराते हुए झाओ सोच रहे होते, इस बंदे की कल्टीवेशन ना मार्शल सेंट रिलम के मिड पे थी। अभी वो लड़का ना मुश्किल से 18 साल का भी नहीं होगा, और वो इतनी जल्दी इतना पावरफुल बन गया। ऊपर से उसकी शक्ल ना काफी ज्यादा सेकंड ब्रदर की तरह मिल रही थी। सेकंड ब्रदर, आपका बेटा जिंदा है और वो रिवेंज लेने के लिए वापस आ चुका है। मैं इस बात से काफी खुश हूँ कि आपने जिस बेटे से इतना प्यार किया ना, वो जिंदा है। पर दिक्कत की बात तो ये है कि अब उसके लिए जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है। अगर मुझे छोड़कर झाओ फैमिली में किसी और को इसके बारे में पता चल गया ना, तो वो लोग पक्का से इसको नहीं छोड़ेंगे। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं झाओ फैमिली के बंदों को, जो कि हमारे बहन के काफी करीब आगे होते हैं। जैसे वो हमारे बहन के ऊपर अटैक करते हैं, तो वो देखते हैं कि वो हमारा बहन नहीं बल्कि एक इल्यूजन होता है। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते, आखिर वो बंदा चला कहाँ गया, अभी तो वो हम लोग के सामने था। वही हम देखते हैं बैन किन को लेके एक बिल्डिंग के छत पे आ गया होता है। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। बैन और किन को आते हुए देख के सभी लोग बोल रहे होते हैं, आखिर लड़की है कौन, और बैन आके तुम्हें थके हुए क्यों लग रहे हो। बैन बोल रहा होता है, कल मैं झाओ फैमिली वालों के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और नंबर 6 झाओ फैमिली वालों के अंदर ना बहुत ही गड़बड़ चल रही थी। वो लोग ना इनको मारने वाले थे, इसी वजह से मैं इनको बचा के यहाँ पे लेके आ गया। जियाओटी, जाओ जाके इनको सही कपड़े दे दो, और हाँ इनको दवाई भी दे देना। मेरी इन्वेस्टिगेशन के बाद मेरे को पता चला कि नंबर 1, 2, 4 और 6 झाओ फैमिली ना एक ही है, और उसमें खासकर जो 6 नंबर झाओ फैमिली वाले हैं ना, उनसे तो मैं ब्लड लाइन काफी ज्यादा मैच करा। मेरे हिसाब से उन लोगों को ना अभी तक मेरी रियलिटी के बारे में पता चल गया होगा। कियान बोल रही होती है, अगर तुम उनके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो ये तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि उनको भी तुम्हारे बारे में पता होगा ही। अब यहाँ पे जो भी कुछ होगा ना, हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। बैन बोल रहा होते, देखते हैं कि आखिर वो लोग क्या करते हैं। कियान बोल रही होती है, बैन वो सब छोड़ो, देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। बैन बोल रहा होता है, कौन ही आया होगा, सभी लोग तो यहीं पे है ना। तभी बाहर निकलते हुए चुनर बोल रही होती है, ब्रदर बैन हम लोग को मिले हुए काफी टाइम हो चुका है,
बैन बोल रहा होता है चुना तुम मुझसे मिलने के लिए कैपिटल आई हो। वैसे एक सेकंड रुको, तुमने मेरे को ब्रदर बैन बोला, तुम तो मेरे को डैड बोला करती थी ना। चुनर बोल रही होती है मेरी जो मेमोरीज थी ना वो वापस आ चुकी है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब मैं फिर से आपको डैड नहीं बोलने वाली। मुझे पता है कि आप मेरे ब्रदर हो। बैन बोल रहा होता है चलो तो काफी अच्छी बात है कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया। तभी बाहर से आते हुए मोंगजू बोल रहा होता है बैन बाहर काफी सारे लोग ना हमारे ऊपर हमला करने के लिए आए हैं और दिक्कत की बात तो ये है कि उनमें ज्यादातर ना मसल सेंट और मसल लॉर्ड है। बैन बोल रहा होता है तो फिर लगता है कि जू फैमिली वाले यहाँ पे आ ही गए। जैसे ही बैन बाहर जाता है तो वो देखता है कि जू फैमिली की पूरी बटालियन बाहर आ रखी होती है। जहाँ वुडो बोल रहा होता है पहले मेरे को भरोसा नहीं होता कि ये कमीना बच गया होगा, पर अब इसको देखने के बाद में मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ ये सेकंड ब्रदर का ही बेटा है। जहाँ बेंजिन बोल रहा होता है आधा इंसान आधा डिमन, आग में फेंक दिया था इसको फिर भी ये बच गया। बैन सोच रहा होता है लगता है कि मैं सच में झाओ फैमिली का ही बेटा हूँ और यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं ना वो सारे के सारे मेरे रिलेटिव्स है। मेरे को तो इन लोगों के बारे में कुछ भी याद नहीं, तो फिर आगे ये लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं और ये लोग मेरे को हाफ डिमन और हाफ ह्यूमन क्यों बोल रहे हैं। जहाँ वो जो बोल रहे होते बच्चे तुम्हें क्या लगा था तुम बहुत ही स्मार्ट और हम लोग बहुत ही बेवकूफ, जो कि तुम कुछ भी करोगे और हमें उसके बारे में पता ही चलेगा। जब तुम पहले झा फैमिली को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए थे ना तभी हम लोगों ने तुम्हारे बारे में नोटिस कर लिया था। यहाँ पे जितने भी लोग तुम्हें दिख रहे हैं ना वो सारे के सारे तुम्हारे अंकल या फिर आंटी है और मार्शल आर्ट में भी ना हम लोग तुमसे काफी ऊपर है। हमें चकमा देकर निकलना तुम्हारे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। बुढ़ाओ बोल रहा होता है आने के साथ ही तुमने जुन की वाइफ को भी चुरा लिया। सच में तुम ये शो कर रहे हो कि तुम एक डिमन के बच्चे हो। बैन बोल रहा होता है अगर मैं आप ही की फैमिली से आता हूँ तो फिर आगे आप सब लोग मेरे को मारना क्यों चाहते हो और आप सभी लोग मेरे को डिमन क्यों बोल रहे हो। देखो तुम लोगों को देख के लग रहा है कि तुम लोग मुझसे बहुत ही नफरत करते हो। मेरे को तुम लोगों से ना कोई मतलब ही नहीं है। चलो फटाफट से बताओ कि मेरे पेरेंट्स कहाँ पे है। जाओ तियानजिन बोल रहे होते उस घटिया औरत का मेरे सामने नाम मत लेना। उसी की वजह से मेरा सेकंड सन हमारी फैमिली का सबसे बड़ा जीनियस पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और पिछले 18 साल से हमारे डंजन के अंदर कैद है। अगर सिर्फ और सिर्फ तुम और तुम्हारे माँ नहीं होते ना तो हम लोग कभी भी उसको कैद करके नहीं रखना पड़ता और पक्का से आज वो कल्टीवेशन में ना बहुत ही बड़ा नाम होता। तभी जाओ बेंजिन बोल रहे होते फोर्थ अंकल प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करिए। फादर ने हमें क्लियरली बोला है कि इस डिमन को पकड़ के हमें वापस लेके चलना है। बुढ़ाओ बोल रहा होते हैं 9 सिस्टर एल्डर ब्रदर और सेकंड ब्रदर, आप सभी तो सगे भाई बहन हो ना। इसके हिसाब से ये डिमन आपका नेफ्यू हुआ। क्या अपने नेफ्यू को मारने के लिए तैयार हो। जावलिन बोल रही होती है मैं लॉ हॉल की एल्डर हूँ। फैमिली लॉ सही से लागू हो रहा है या फिर नहीं ये देखना मेरा काम है, तो इसी वजह से मैं अपना काम सही तरीके से कर लूंगी। आगे बढ़ते हुए झाओ वुजू बोल रहे होते ये लड़का ना आज मेरे हाथों मरेगा। वहीं बैन सोच रहा होता है मेरे सामने खड़ा बंदा ना मास्टर लॉर्ड रिलम पे है। ये फाइट मेरी जिंदगी की ना सबसे मुश्किल फाइट होने वाली है। बैन बोल रहा होता है 17 मॉन्क्स सभी को लेकर चले जाओ, सबका यहाँ पे रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं। 17 बोल रही होती है ठीक है मैं कियान को ऐसे लेके जा रही हूँ। मॉन्क्स भी बोल रहा होता है हाँ हम लोग को भी चलना चाहिए, यहाँ पे रह के हम बदर बैन के लिए दिक्कतें खड़ी करेंगे। आगे बढ़ते हुए वुजू बोल रहा होता है अभी तुम खुद दिक्कतों में हो और यहाँ पे तुम खुद के बारे में नहीं बल्कि अपने दोस्तों के बारे में सोच रहे हो। इन चीजों में ना तुम बिल्कुल अपने माँ के ऊपर गए हो और अपने माँ की तरह ही ना तुम पे मारे भी जाओगे। लेकिन तभी जो हमारा बैन होता है उसके अटैक को डॉज कर लेता है। वुजू बोल रहा होता है इतनी कम स्पीड के साथ में ना तुम्हें को डॉज नहीं कर सकते। ये बोलते हुए हमारे बैन को काफी खतरनाक हिट लगा देता है। बैन सोच रहा होता है इस बंदे के सामने ना मैं पूरी तरीके से पावरलेस हूँ। अभी तक मैं जितने भी लोगों से फाइट करी थी ना भले उन लोगों का लेवल ऊपर था लेकिन उन सभी की ना कोई कमियां थी। पर यहाँ पे दिक्कत की बात तो ये है कि इन लोगों में कोई भी कमी नहीं। जाओ तियानजिंग बोल रहे होते तुम इतने यंग हो फिर भी तुम सेंट रिले में पहुँच गए। अगर तुम कुछ साल और जिंदा रहते ना तो हमारे जाओ फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत बनाते। वुजू इसके मेडियंस को डिस्ट्रॉय करके ना इसको क्रिपल कर दो, ना इसकी मेडियंस बचेगी और ना ये कभी कल्टीवेट कर पाएगा। फिर हम इसको फैमिली के पेटिया के पास में लेके चलेंगे। वुजू बोल रहा होता है आप बस मुझे 1 सेकंड दीजिए। लेकिन जब वो हमारे बैन के मेडियंस को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करता तो वो नहीं कर पाता। वुजू बोल रहा होता है मुझे अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा, आगे मैं इसकी मेडियंस को डिस्ट्रॉय कैसे करूं। इसने तो आज तक अपनी मेडियंस को ओपन ही नहीं करा। तियानजिंग बोल रही होती है क्या बिना मेडियंस के मसल सेंट बन गया, ऐसा तो आज तक दुनिया में कोई भी नहीं कर पाया था। अब इसके आगे क्या होगा अब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।